हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की बातें बताई थी, उनके फैक्ट्स बताए थे, साथ ही साथ पिछले एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व करवाए थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखें तो जो पिछली क्लास थी हमारी वो हार्डवेयर से रिलेटेड ही थी। क्यों? क्योंकि जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सभी क्या है, हार्डवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। एक डायग्राम से हम देखते हैं तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। अगर आप देखें तो कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि हार्डवेयर जो हमारे सिस्टम है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो पूरा क्या है, हार्डवेयर है, और उससे इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या होती है, सॉफ्टवेयर की नीड होती है। बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर पाएगा, कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो कंप्यूटर हमारा कोई भी वर्क परफॉर्म करे उसके लिए क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आई बात समझ में? फिर सॉफ्टवेयर को फर्दर डिवाइड करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। इन जनरल आपने सुना होगा कि हार्डवेयर वो होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। वो क्या है, ऐसे डिवाइसेस जो कि सभी फिजिकल कंपोनेंट या सभी भौतिक उपकरण जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। These are primary electronic devices used to build up the computer, जो कि हमारे कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये सभी क्या है, हमारे हार्डवेयर है। मतलब हम कंप्यूटर में जो देखते हैं, जो फिजिकल डिवाइस हमको दिखता है, वो सब क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर बात? देखिए यहाँ पे हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, सभी इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर, साथ साथ स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट और साथ साथ स्टोरेज यूनिट, है ना। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और टच स्क्रीन, ये सभी क्या है, सभी हार्डवेयर है। लाइट पेन पिछली क्लास में बताया था, वो सभी क्या है, हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग यूनिट यानी हमारा क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या है, ये भी क्या है, एक हार्डवेयर है। प्रिंटर, स्कैनर, साथ ही साथ मॉनिटर, ये क्या है, सभी हार्डवेयर है। प्राइमरी स्टोरेज में बताया था, दो टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो जितने भी प्राइमरी स्टोरेज हैं यानी रैम और रोम, साथ ही साथ जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो सभी क्या है, हमारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। आ रही बात समझ में? तो हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसे फिजिकल डिवाइसेस जिनको हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पर्पज से, आईटीआई टीओ में भी। इसका एक्चुअली क्या है, कोपा का सिलेबस दे रखा है, आप लोग उसको सिलेबस को नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और साथ ही साथ यह भी समझ में आए कि हाँ, हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्लियर बात? तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर की सिंपल लाइन डेफिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। क्या? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंगल लाइन डेफिनेशन है। क्या? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिराइव्स कंप्यूटर टू डू स्टिपुलेटेड टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। आ रही बात समझ में? तो प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स
या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो ऐसे डेटा जो आपस में कोरिलेट किए होते हैं उनको मिलाकर क्या बन जाता है? इंस्ट्रक्शन बन जाता है। और इस प्रकार से कई इंस्ट्रक्शन बना के क्या बनते हैं? प्रोग्राम बनते हैं। और कई प्रोग्राम को बनाकर हम क्या बना सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की सिंगल लाइन डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर है बात? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या किया जाता है? हमको किसी न किसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। वो लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकता है वो लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज हो सकता है वो लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हो सकता है वो असेंबली लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज हमारे तीन प्रकार के, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। आई बात समझ में? तो हमारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्लियर है? सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू three types. Software can be categorized into three types, that is system software, application software and utility software. Software कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? चलिए तो एक डायग्राम में देखते हैं फिर से। ये हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया तीन पार्ट में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर also categorized in four types: operating system, language processor, device driver और BIOS, basic input output system. Application software categorized in two types: general purpose software और specific purpose software, special purpose software. General purpose और special purpose software. Language processor categorized in three types: assembler, compiler and interpreter. Assembler, compiler and interpreter. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आ रही बात समझ में? जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। या तो ये बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि system software is a software which works as a mediator between user and hardware. क्लियर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में कार्य करते हैं। मतलब क्या कि जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी डिवाइस में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक हम उस सिस्टम को क्या ऑपरेट नहीं कर सकते, उस सिस्टम को हम चला नहीं सकते। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं काय के लिए? डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने के लिए। क्लियर है? As the human and machine follow different languages, there has to be an interface that will allow the users to interact with the core system. This interface is provided by the software. मतलब क्या कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? जो कि
यूजर और हार्डवेयर के बीच मीडिएटर काम करे, और ऐसे वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर को जिससे वो इजीली कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या कि वो कंप्यूटर से अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। This system software can be further divided into 4 major types: the operating system, the language processor, device drivers and BIOS. Operating system, language processor, device driver and BIOS. अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सेम डेफिनेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये डायग्राम बना है, ये हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है बीच में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ काम करता है? यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। किसका काम कर रहा है? मीडिएटर का। कैसे काम करता है? वो एज अ इंटरफेस काम करता है, जो जिसका यूज यूजर करता है कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी डेटा को क्या प्रोसेस करवाने के लिए। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द मेन प्रोग्राम दैट गवर्न द मेंटेन द इंटर कोऑपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस एक्सेट्रा। तो क्या बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो कि क्या करते हैं? कोऑपरेशन मेंटेन करते हैं किसके किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। क्लियर है बात? कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, लाइनक्स, मैक ओएस। ठीक। एक चीज और कि जब ये तो अभी हमारी क्या यहाँ पर हमने बेसिक डेफिनेशन केवल दी, ऑपरेटिंग सिस्टम की केवल बेसिक डेफिनेशन दी है। इसके बाद हमारा एक स्पेशल टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आएगा, उसमें हम इसके टाइप्स, उसकी वर्किंग, उसके जो हमारे क्या बोलते हैं कि कीवर्ड्स जो यूज करते हैं आगे भाषा में, वो सबको हम क्या करेंगे? ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे केवल हम अभी इंट्रो दे रहे हैं किसका? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल क्या दे रहे हैं? इंट्रो देंगे। अगली क्लास हमारी जब भी होगी, जो भी होगी, तो उसमें कोई ना कोई एक क्लास हम इसको लेके आएंगे। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रहेगा? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, उसके हर एंगल से उसको क्या हम कवर करेंगे। क्लियर है? द लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: मशीन लेवल, असेंबली लेवल और हाई लेवल। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर कुल मिला के क्या होता है कि एक लैंग्वेज होती है। जैसे हम किस आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हम किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट होंगे। मतलब दो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो क्या करते हैं? किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब ह्यूमन को मशीन से इंटरेक्ट करना है तो कैसे इंटरेक्ट करेगा? उसको किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। अब वो लैंग्वेज कैसी होगी? हो सकता है वो हमारे समझ में आ रही हो सकता है वो कंप्यूटर के समझ में आ रही हो। ठीक है, अब हमको ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि हम दोनों के समझ में आए, जो कि हम दोनों की समझ में आए। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम गाइड करते हैं। कोई फॉरेनर आते हैं वो चाइनीज लैंग्वेज जानते हैं तो उनको यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज़ घूमने में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं? ट्रांसलेटर रख लेते हैं जो कि उनकी लैंग्वेज में उनको चीज़ें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। तो उसी प्रकार से हमको कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाना होगा तो उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। लैंग्वेज प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: मशीन लेवल, असेंबली लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी भी एक अलग क्लास आएगी। यहाँ पे केवल हम बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि मशीन लेवल, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। 3 प्रकार के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ बता ही देते हैं कि जो हाई लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा मशीन है वो केवल क्या करती है? बाइनरी नंबर को समझती है, केवल बाइनरी नंबर को समझती है। मतलब कि केवल 0 और 1 के फॉर्म में वो डेटा को एक्सेप्ट कर सकती है, डेटा को एग्जीक्यूट कर सकती है और जनरेट कर सकती है आउटपुट। अब 0 1 के फॉर्म में अगर कहीं ऐसा डेटा लिखा है कुछ भी, तो हम इसको क्या समझे कि क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर तो समझ रहा है कि पर्टिकुलर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझेगा वो कौन सी होगी? 0 और 1 के सीरीज के फॉर्म में होगी। तो ऐसी लैंग्वेज को हम तो समझ नहीं पा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक कैरेक्टर के लिए बाइनरी नंबर्स क्या करना पड़ेगा? रिमेंबर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ टास्क होता है। तो इसलिए क्या किया गया? इसका यूज बंद कर दिया गया। इसको क्या है? यूज करना बहुत टफ था। अगर यूज कर दिया कोई एरर आए तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ही टफ था। फिर उसके दूर करने के लिए क्या आया? एक असेंबली लेवल लैंग्वेज आई। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या करती है? ये निमोनिक कोड का यूज करती है।
निमोनिक कोड्स का यूज करती है। ठीक, निमोनिक कोड क्या होते हैं? ये कुछ इंग्लिश टाइप वर्ड्स होते हैं। जैसे हमको दो नंबर को ऐड करना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कीवर्ड का यूज करेंगे। दो नंबर को क्या करना है, अगर किसी नंबर को घटाना है तो सब्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ निमोनिक कोड्स यूज किया गया किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन अब कंप्यूटर तो SUB ADD इस टाइप के कीवर्ड्स को समझ नहीं सकता, तो इसको कंप्यूटर के समझने के लिए क्या किया गया, असेंबलर का यूज किया गया। इसका यूज किया गया, असेंबलर का यूज किया गया। ये देखिए, ये असेंबलर है लैंग्वेज प्रोसेसर में, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे, जो भी हम क्या बोलेंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी हम कोड्स लिखेंगे, वो हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। मतलब इसको हम इजीली समझ सकें और यूज कर सकें। परंतु यहाँ भी वही समस्या कि इसको तो हम तो समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर समझ नहीं सकता। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी प्रोसेसर का यूज करेगा या ट्रांसलेटर का यूज करेगा। कौन कौन से? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए नो नीड टू प्रोसेसर। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक, तो लैंग्वेज प्रोसेसर तीन प्रकार के हो गए, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज के लिए कौन कौन सी यूज कर रहे हैं वो क्लियर है बातें। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर यूज करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज किया जाएगा, और मशीन लेवल लैंग्वेज को किसी भी प्रोसेसर की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन के समझने योग्य लैंग्वेज में लिखी गई कोडिंग है। ओके, अगला है डिवाइस ड्राइवर। In computing, a device driver is a computer program that operates or control a particular type of device that is attached in a computer। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो भी डिवाइस अटैच करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच करेंगे, उन सभी डिवाइस को चलाने के लिए या चलने के लिए, रन करने के लिए क्या होगा, किसी न किसी ड्राइवर की आवश्यकता होगी, किसी न किसी डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होगी, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। वही लिखा हुआ है, अ डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स अ कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस इन अ कंप्यूटर। तो क्या होगा कि कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उनको रन करने के लिए किसी न किसी डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होगी। हमने क्या करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं। जब पहली बार पेन ड्राइव किसी पोर्ट में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ राइट डाउन कॉर्नर पे कुछ प्रोसेस चलती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें एम्बेडेड डिवाइस ड्राइवर लगे होते हैं। जो भी डिवाइस होती है उसमें एम्बेडेड डिवाइस ड्राइवर लगे होते हैं। ठीक ना, तो क्या होता है, जैसे ही हमने उसमें किया तो ये ऑटो रन होते हैं और हमारे डिवाइस ड्राइवर जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या होते हैं, वो इंस्टॉल हो जाते हैं और रेडी टू यूज शो करता है मैसेज। क्लियर? तो द प्रिंटर वेब कैमरा कम विद अ driver disk that is needed to be installed into the system to make the device run in the system। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रिंटर लगाते हैं, माइक्रोवेव कैमरा लगाते हैं, तो उन सबको रन करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होगी। जैसे ही हम उनको अटैच करते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली या इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो उनके साथ में हमको एक डिवाइस ड्राइवर डिस्क दी जाती है। जैसे प्रिंटर अगर आप लेंगे तो प्रिंटर के साथ में आपको एक डिस्क ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर डिस्क मिलेगा। ठीक ना, तो उसको क्या करना होगा, आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में वो आप रन कर सकते हैं। अगर सीज नहीं मिली है तो वो ऑटो इंस्टॉल होगा। बिना ड्राइवर के कोई भी पेरिफेरल या कोई भी हमारा जो डिवाइस है वो रन नहीं करेगा।
जब बताया था हमने बूटिंग कि बूटिंग क्या होता है, तो उस टाइम में बताया था कि जब हमारा सिस्टम बूट होता है यानी रन करने के बाद ओपन होने की कंडीशन में आने के बीच में क्या करता है वो बूट होता है। तो उसमें क्या करते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को मतलब अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज से हमारे प्राइमरी मेमोरी में रैम में आके कॉपी होती है, साथ ही साथ जितने भी डिवाइस लगे होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उनको भी वो क्या करता है चेक करता है। आ रही है समझ में? क्या होते हैं डिवाइस ड्राइवर? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ स्मॉल फर्मवेयर, क्या स्मॉल फर्मवेयर दैट कंट्रोल द पेरिफेरल और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस attached to the system. This software is also responsible for starting the OS or initiating the booting process. तो BIOS क्या होता है? BIOS क्या है? फर्मवेयर है। फर्मवेयर मतलब क्या कि फर्मवेयर का मतलब ये नीचे लिखा हुआ है, हमने एक डेफिनेशन लिखी, फर्मवेयर इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑन अ हार्डवेयर डिवाइस एंड स्टोर्ड इन रोम। तो जो भी हार्डवेयर डिवाइस होता है उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है, तो वो क्या करता है उसको रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी प्रकार से जो बायोस होता है वो क्या होता है? एक फर्मवेयर होता है। मतलब हमारे सिस्टम में क्या होता है ये पहले से ही इंस्टॉल होता है। कहाँ स्टोर होता है? ये रोम में स्टोर होता है। याद रखिएगा बायोस कहाँ पाया जाता है? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में पाया जाता है। इसीलिए बताया था कि रोम जो होती है ये स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसके डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर ने एक बार डेटा स्टोर कर दिया उसको केवल हम रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं ये बायोस की ऑपरेटिंग बायोस की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए, इनकी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की हुई होती है। आज समझ में क्या है बायोस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बायोस सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पिछली क्लास में भी बताया था ये चीज। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूजर और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर कार्य करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं यह किसी भी यूजर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी यूजर पर डिपेंड करें कि उसको यूजर यूज करेगा या नहीं यूज करेगा। जैसे हम सभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं अभी, तो व्हाट्सएप को जरूरी नहीं कि हर यूजर यूज कर रहा हो सकता है हम यूज कर रहे हैं दूसरा बंदा ना यूज कर रहा हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो नहीं यूज कर रहा हो। ऑपरेटिंग सिस्टम हर कोई यूज करेगा ही, लेकिन सिस्टम जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूजर के नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो उसको यूज करना चाहता है या नहीं चाहता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसका पहली चीज तो यही बताएंगे कि ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्लियर बात? तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सेट होता है और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रूल्स का या फिर डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं? डेवलप किए जाते हैं। हो सकता है उसको यूजर यूज करना चाहे, हो सकता है वो यूजर इसको यूज ना करना चाहे। तो इसमें यूजर जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला हो गया जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज से मतलब क्या होता है कि जो जनरली बना दिए गए हैं उसको यूज मोस्टली यूजर को क्या ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो मोस्टली यूजर को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे जनरल पर्पज। जैसे मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, इसको क्या होता है? इसको किसी पर्टिकुलर यूजर को देख के नहीं बनाया गया है, वो जनरली बना दिया गया है, मोस्टली यूजर उसको यूज करेंगे। कैलकुलेटर, ठीक है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मतलब कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको मोस्टली यूजर क्या कर रहे हैं? यूज कर ही रहे हैं। ठीक है। एडोब फोटोशॉप, ये सब क्या है? जनरल पर्पज। These are the types of application software that comes in built and ready to use manufactured by the some company or someone। ठीक है। रेडी टू यूज में ये क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर उसको इजीली एक्सेस कर सकता है और यूज कर सकता है। लेकिन जो हमारे स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशल किसी
कंपनी के लिए बनाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम हमारे IRCTC के लिए बना हुआ है, केवल इसको केवल IRCTC यूज कर सकता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हेल्थ केयर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलर होटल या हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मतलब क्या कि वो उसमें उनका खुद का लोगो होता है। उसमें क्या होता है, जैसे IRCTC आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे IRCTC का लोगो मिलेगा, उनका नाम मिलेगा। लेकिन आप विंडो मीडिया प्लेयर जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं होगा, उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम होगा। आ रही बात समझ में? तो वो जनरल पर्पज एप्लीकेशन हुए और ये क्या हो गया, स्पेशल पर्पज होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर होटल या किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए बनाए जाते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो इसको बोलते हैं हमने क्या, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल होते हैं या अपनी डेली नीड को फुलफिल करने के लिए, अपने डेली आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं। अगर हम बात करें कि प्री इंस्टॉल्ड जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो वो हो गया हमारा जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर, नोटपैड, पेंट, ये कैलकुलेटर, मैग्नीफायर, ये सब क्या है, हमारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये बेसिकली इंस्टॉल ही होते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो जैसे एंटीवायरस। इसको क्या, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में प्री इंस्टॉल नहीं आते, बल्कि हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस या वायरस क्या होता है, पहले तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये परीक्षाओं में पूछ लेता है। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारे सिस्टम फाइल्स को करप्ट कर देते हैं और हमारे सिस्टम को बंद होने के लिए, क्या बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उसको जो है करप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या हमारे सिस्टम को ये हैंग भी होने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाया गया। इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाया गया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सिस्टम्स में क्या करते हैं, प्रिवेंट, सर्च, डिटेक्ट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेस। जो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम से वायरस को सर्च करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। वायरस कौन कौन से, जैसे वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर, ये सब क्या है, हमारे वायरसेस हैं। और एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, जैसे एवीजी, अवास्ट, ये सब मैकएफे, ये सब क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ बेसिक सॉफ्टवेयर की बातें। अब हम चलते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ, कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन की तरफ जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट एंड इंसर्ट कीज आर नोन एज। कल की क्लास याद कीजिए, हमने बताया था कि जो हमारे स्पेशल पर्पस कीज होते हैं उसमें कौन कौन से दे रखे थे, हमने दे रखा था अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट एंड इंसर्ट की। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेशल पर्पस की। Which among the following is not a peripheral hardware devices into computer system? Which among the following is not a peripheral hardware device in a computer system? तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का पेरिफेरल हार्डवेयर कौन सा नहीं है। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में बाहर से अटैच किए जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से अटैच किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो कीबोर्ड को हम बाहर से प्लग करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव जैसे माउस को भी बाहर से प्लग करते हैं, प्रिंटर को भी बाहर से प्लग करते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव को हम क्या करते हैं, इसको बाहर से इंसर्ट नहीं करते, प्लग नहीं करते। तो इसलिए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, HDD। क्लियर है बात? Which among the following hardware are usually can't find inside a CPU casing? CPU कैबिनेट के अंदर कौन सा हार्डवेयर नहीं पाया जाता? कौन सा हार्डवेयर कल बताया था, पावर सप्लाई बॉक्स अंदर होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU, इसको छोड़ दीजिए अभी, वीडियो कार्ड ये भी अंदर होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसर जो होते हैं ये भी अंदर होते हैं, केवल वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी हमारा मॉनिटर ये हमारे CPU केस के अंदर या कैबिनेट के अंदर नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। कल एक चीज छूट गई थी हमसे, हमने फंक्शन कीज बताए थे, जब हमारे कीज के बताए कितने प्रकार के कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में,
उसमें हमने बताया था फंक्शन कीज होते हैं, फंक्शन कीज में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है वो छूट गया था, तो देख लीजिए एक बार। F1 कीज, F1 कीज का यूज क्या करता है, हेल्प स्क्रीन को ओपन करने के लिए। जिस किसी भी स्क्रीन पर आप होंगे, करंट जिस किसी भी स्क्रीन पर आप होंगे, उस स्क्रीन पर रहने के बाद अगर आपने F1 की प्रेस कर दी तो उस स्क्रीन से रिलेटेड जो हेल्प होगी वो ओपन हो जाएगी। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला या फिर क्रोम पर यूज कर रहे हैं तो उस पेज से रिलेटेड जो भी हेल्प होगी वो हेल्प पेज ओपन हो जाएगा। F2 हाईलाइट फाइल आर फोल्डर फॉर रीनेमिंग। कोई भी फाइल या फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे उसका नाम लिखा होगा, जैसे ही हम F2 बटन दबाएंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए और F2 बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे प्रेस करेंगे तो इसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फाइल के नेम को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हाईलाइट फाइल आर फोल्डर फॉर रीनेमिंग। क्लियर है बात। F3 ओपन सर्च टूल, तो ये भी F3 बटन भी सर्च टूल को ओपन करने के लिए किया जाता है। मतलब जिस किसी भी स्क्रीन पर होंगे उस स्क्रीन पर अगर हमने F3 बटन प्रेस कर दी है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड सर्च बॉक्स जो होगा या सर्च जो स्क्रीन होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक। Alt प्लस F4 का यूज हम क्या करते हैं, Alt बटन के साथ करते हैं करंट विंडो को ओपन करने के लिए। करंट विंडो को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, Alt F4 बटन का यूज करते हैं। अगर हम डेस्कटॉप पे हैं तो डायरेक्ट वहां पर Alt F4 करेंगे तो हम उसको स्क्रीन को शट डाउन या कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करने का ऑप्शन हमको ओपन होगा। F5 का यूज हम क्या के लिए करते हैं, रिफ्रेश के लिए करते हैं। किसी भी कंटेंट ऑफ विंडो और वेब पेज, किसी विंडो या फिर वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 बटन का प्रेस करते हैं। अगर हम विंडो पे हैं तो F5 करेंगे तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होगा। अगर हम किसी ब्राउजर पे हैं वहां पे F5 करेंगे तो हमारा वो पेज हमारा क्या होगा, रिफ्रेश होगा और रीलोड हो जाएगा। F6 मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार। F6 बटन का यूज हम करते हैं किसमें, किसी भी ब्राउजर को जब यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स या फिर कोई भी क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं जैसे क्रोम, तो वहां पर क्या करेंगे, अगर हम F6 बटन दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, हम उसके एड्रेस बार पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम उसका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL टाइप करते हैं। क्लियर है बात। F7 बटन कॉमनली यूज टू स्पेल चेक। F7 बटन का यूज कहाँ करते हैं हम, किसी भी डॉक्यूमेंट में या जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या आउटलुक एक्सप्रेस, इन सब में अगर हम यूज कर रहे हैं और वहां पर हमने F7 बटन प्रेस कर दिया तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके कंटेंट को चेक कर सकते हैं, उसके ग्रामर और उसके स्पेलिंग्स को। F8 बूट विंडो। F8 से क्या होता है, हमारा सिस्टम क्या होता है, बूट होने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब हमारी बूट विंडो आ जाती है और उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को बूट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। F9 बटन रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में को यूज कर रहे हैं करंट में और F9 बटन प्रेस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर रहे हैं। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज कर रहे हैं, आउटलुक एक्सप्रेस को यूज कर रहे हैं और वहां पे हमने F9 बटन प्रेस कर दिया तो हम अपने ईमेल और को सेंड या रिसीव करना चाह रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो F1, F2, F4, F8 ये बटन ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं, लेकिन बाकी बटन जो होती है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाइज क्या करते हैं, उनकी फंक्शनिंग वेरी करती हैं। क्लियर है बात। F10 बटन को हम शिफ्ट साथ अगर F10 करते हैं तो जिस भी विंडो पर है वहां पर क्या होगा, उसकी राइट क्लिक विंडो ओपन हो जाएगी, राइट क्लिक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। Shift plus F10 is the same as right clicking on a highlighted icon, file and इंटरनेट लिंक। मतलब क्या कि जहां पर भी हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी राइट क्लिक विंडो ओपन हो जाएगी। F11 एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। अगर हमने F11 प्रेस किया तो क्या करेंगे, उस विंडो की फुल स्क्रीन मोड में विंडो ओपन हो जाएगी और पुनः F11 कर देंगे तो हमारी विंडो पुराने अपनी लोकेशन पर आ जाएगी। आगे मतलब फुल स्क्रीन ओके और ऑन और ऑफ, फुल स्क्रीन मोड ऑन और ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, F11 की का यूज करते हैं। F12 यूज कब करते हैं, ओपन एंड सेव एज विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब कि हम सेव एज बटन जो प्रेस करते हैं विंडो में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज बटन प्रेस करते हैं, तो अगर हम सेव एज बटन प्रेस नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट F12 बटन प्रेस करते हैं तो हमारी सेव एज विंडो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आ रही बात समझ में। चलिए फिर चलते हैं MCQ की ओर। Devices which are used to receive data from central processing unit are classified.
ऐसे डिवाइसेस जो हमारे सीपीयू से डेटा रिसीव करें, जो हमारे सीपीयू से डेटा रिसीव करें, वो क्या। तो हमने जब अपना पिछला चैप्टर बताया था, पिछली क्लास ली थी, तो उसमें जब ब्लॉक डायग्राम बनाया था हमने, बीच में सीपीयू था, इधर इनपुट यूनिट और इधर आउटपुट यूनिट। तो जब बताया था वहां ये बताया था कि सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता कौन है, डेटा देता कौन है, सीपीयू डेटा लेता किससे है, तो लेता है इनपुट डिवाइस से। और सीपीयू से डेटा कौन लेता है, सीपीयू लेता है इनपुट डिवाइस से, और सीपीयू देता किसको है जाके डेटा, वो देता है आउटपुट डिवाइस से। तो कुल मिला के आउटपुट डिवाइस ऐसे होते हैं जो कि सीपीयू से डेटा को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आउटपुट डिवाइसेस, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू से डेटा को रिसीव करते हैं। क्लियर। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्म एज। उस बोल रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, जिसके अंडर में रह के हमारा कंट्रोल होता है हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम, तो उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर है। हमने बताया, शुरुआत में बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रो प्रोसेसर, अ मेमोरी एंड एन इनपुट एंड आउटपुट यूनिट फॉर्म्स अ। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस मिलकर क्या बनाएंगे, सीपीयू बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कंपाइलर बनाएंगे, नहीं। एएलयू बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। याद कीजिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जब हमने बताया था, तो वहाँ पे हमने आईसी यूज किया था, आईसी माइक्रो प्रोसेसर बताया था। मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर बनाएंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, किसका प्राथमिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है इनमें से कौन सा, टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड और स्टार्ट करने का काम प्राइमरी फंक्शन किसका है। इसमें हमने बताया था कि बायोस जो होता है वो क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से क्या करता है, मेमोरी पर लोड करता है और उसको रन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आज थोड़ी देर पहले बताया था, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, बायोस होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर बात। What kind of memory is both static and non-volatile? कौन सी मेमोरी ऐसी है जो स्टैटिक होती है साथ ही साथ नॉन वोलेटाइल होती है। सबको पता है कि वो होती है रोम। रैम जो होती है ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है। ये क्या होती है, प्रोग्राम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। कैशे मेमोरी का बताया था, ये जो होती है हमारे सीपीयू और रैम के बीच में मीडिएटर का कार्य करती है, ठीक ना, उनके बीच में डेटा के कोलैबोरेशन को कम करती है। A device which is not connected to CPU is called, ऐसा डिवाइस जो CPU से कनेक्ट नहीं होता उसको हम ऑफलाइन डिवाइस भी कहते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफलाइन डिवाइस ही बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ अपनी तैयारी जारी रखिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपकी पूरी हेल्प जितनी हो सकेगी हमसे करेंगे। थैंक यू।